अब एनसीआरएफ में अलग अलग लेवल डिफाइन किया गया है, जिसको एकेडमिक से मैप किया गया है, एक्सपीरियंस से मैप किया गया है। तो ये कैसे है ना? तो उसको देखते हैं। अब ये आप एनसीआरएफ के डॉक्यूमेंट अगर आप देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। और इस टेबल को है ना, आपको नीचे से ऊपर देखना है, ऊपर से नीचे नहीं देखना है। नीचे अगर आप देखेंगे, हालांकि बहुत छोटा छोटा सा है, तो मैंने आगे की स्लाइड्स में ना इसको तीन चार पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जैसे यहाँ पे प्री प्राइमरी स्कूल, मतलब प्री स्कूल मतलब स्कूल से पहले जो आप पढ़ते हैं, उस पे क्या क्या पॉइंट रहेगा। तो एक प्री प्राइमरी से क्लास फिफ्थ तक के, क्लास फिफ्थ से एट्थ तक के, और फिर इलेवेंथ ट्वेल्थ है, नाइन्थ टेंथ है, टेंथ के बाद इलेवेंथ ट्वेल्थ है, और फिर उसके बाद में कॉलेज का 4 साल है, और पोस्ट ग्रेजुएशन के 2 साल, और लास्ट में पीएचडी है। तो हम एक एक करके इसको देखते जाते हैं, है ना? ये बहुत छोटा छोटा है, इस वजह से मैं आगे इसको पूरा डिटेल में थोड़ा सा बड़ा करके छोटे छोटे पॉइंट को कवर करते हुए देख देख सबसे पहला है प्री प्राइमरी स्कूल। SCH, गायब हो गया यहाँ पे, एल कंसिडर कर लीजिएगा प्लीज यहाँ पर, है ना? तो ये 3 साल का होता है। 3 साल का मतलब हर साल उसको कितने घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी? 800 से कम घंटे की पढ़ाई करने की उसको। सबसे पहली बात तो क्लास फिफ्थ से नीचे जितने भी लोग पढ़ाई करेंगे, वो 800 या 800 से भी कम घंटे की पढ़ाई करेंगे एक साल। नंबर टू, इनको कितने पॉइंट मिलेंगे? तो इनको .1 पॉइंट मिलेगा। ठीक, .1 एक साल में, 3 साल में। 3 साल की प्री प्राइमरी स्कूल होती है, प्राइमरी स्कूल, प्री प्राइमरी, है ना? तो वो टोटल कितना हुआ? .3। .3 जो उसको मिला, तो वो कितने पॉइंट उसने अर्न किए? तो उसने 27 पॉइंट्स अर्न किए। 27 पॉइंट कैसे? 800 एक साल का, यहाँ पे 8 घंटे या 800 घंटे का एक साल माना गया है। ठीक है, 800 डिवाइडेड बाय 30 करोगे, 800 डिवाइडेड बाय 30 करोगे, क्योंकि एक क्रेडिट पॉइंट कितने का होता है? 30 का होता है। तो 30 को डिवाइड कर दोगे तो 27 आ गए, 27 पॉइंट्स मिले। और इसमें क्रेडिट लेवल जो है वो कौन सा है? .1 लेवल का है। इसमें लेवल जो है ना, क्लास फिफ्थ के पहले तो आप लेवल के बारे में सिर्फ समझ लो, ये इसका बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन कुछ ज्यादा नहीं है। बट फिर भी क्योंकि पॉइंट बनाया गया है, इस वजह से इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अदरवाइज लेवल 5 मतलब क्लास 5 के बाद ही लेवल 1 पे हम आते हैं, उससे पहले लेवल 1 से नीचे ही हम, है ना? तो यहाँ पे .1 लेवल दिया जाएगा, .1, है ना? तो ये 3 साल का हो गया। तो 81 क्रेडिट पॉइंट्स पूरे 3 साल का उसने अक्यूमुलेट किया, और उसको क्रेडिट पॉइंट्स कितने मिले? 8.1 का। ठीक है, ये एकदम मतलब जो बच्चा कुछ भी नहीं जान रहा है, जो नर्सरी या प्री प्राइमरी वाली जो रहती है, वो उस पे है, उस लेवल पे, है ना? तो उसके बाद में क्लास 1 में आएगा। क्लास 1 में उसको .2 लेवल दिया जाएगा, और इस पे भी वो 800 घंटे की पढ़ाई कर रहा है ना? 800 घंटे की पढ़ाई कर रहा है एक साल में, तो वो उसको 27 पॉइंट्स क्रेडिट पॉइंट्स उसने अर्न किए एक साल में। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, मतलब ये .2 को 27 से मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या आ गया? 5.4। तो उसने क्रेडिट पॉइंट कितने अर्न किए? 5.4 क्रेडिट पॉइंट्स अर्न किए। ठीक है, क्लास 2 में .4 इंटू 27, मतलब क्लास 2 में भी वो 800 घंटे की पढ़ाई करेगा, मतलब 27 पॉइंट्स उसने अर्न किए। तो ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे, तो उसका क्रेडिट पॉइंट कितना अर्न किया है वो यहाँ पे आएगा, तो ये 10.8 आया।
ठीक है। तो वैसे क्लास 3 क्लास 4 में भी है, और क्लास 5 में, क्लास 5 से एक्चुअली 1 क्रेडिट मिला। मतलब अगर कोई 33 पॉइंट्स अर्न किया है, क्रेडिट पॉइंट्स अर्न होगा, क्योंकि अच्छा इसके बाद तो 30 आवर्स का 1000 आवर्स का हम आ जाते हैं। क्लास 1 और 2 तक के, क्लास 2 तक के हम 800 आवर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। क्लास 3 से हम 1000 आवर्स पर ईयर पढ़ाई कर रहे हैं। तो 1000 को हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे, 30 से डिवाइड करेंगे तो 33 पॉइंट्स आएगा। 33 पॉइंट्स मिला, और उसको लेवल 6.6 पे मैप किया गया है। तो 0.6 इंटू 33 करोगे तो 19.8 आएगा, ठीक है। क्लास 4 फिर 1000 घंटे की पढ़ाई करेगा, वो 1000 घंटे की पढ़ाई करेगा, उसको 0.8 मिला। 0.8 इंटू 33 करे तो 26.4 आ गया। अब क्लास 5 में जब आया, तो क्लास 5 में उसको कंप्लीट जो होल नंबर आया वो एक नंबर मिला, ठीक, नंबर 1। मतलब लेवल 1 जो है वो NSQF का शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग से भी मैप हो रहा है, और स्कूल की ट्रेनिंग से भी मैप हो रहा है। स्कूल की ट्रेनिंग उस पे लेवल क्लास 5 पे मैप हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर वो 33 क्रेडिट पॉइंट्स अर्न किया। 33 कहाँ से आया? 1000 डिवाइडेड बाय 30। एक क्रेडिट मतलब 30 आवर्स। 1000 आवर्स उसने पढ़ाई किया, तो डिवाइडेड बाय 30 करेंगे तो उसका एक साल में उसने कितने क्रेडिट पॉइंट अर्न किए ये आएगा। तो उसने टोटल 33 पॉइंट्स अर्न किए, और 33 पॉइंट्स को अगर लेवल से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका टोटल अर्निंग क्रेडिट पॉइंट्स कितना अर्न किया वो वहां पर आएगा। तो 1 इंटू 33, 33 पॉइंट। तो ये क्लास 5 में आया। और क्लास 5 में वो चाहे वो किसी भी स्कूल से पढ़ा हो, किसी भी बोर्ड से पढ़ा हो, चाहे वो ओपन स्कूल से ही क्यों ना पढ़ा हो, उसको लेवल 1 का माना जाएगा, और उसे 33 पॉइंट्स अर्न किए ये कहा जाएगा, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल पूछ सकते हो आप, बट हाँ मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊं, है ना। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि क्लास 2 तक के 800 आवर्स पर ईयर रहेगा। एक साल में आप 800 घंटे पढ़ोगे। क्लास 5th तक के 3, 4 और 5 में हर हर साल आप 1000 घंटे की पढ़ाई करोगे। और 6th ऑनवर्ड्स आपका जीवन भर आप जब भी पढ़ाई करोगे तो एक साल आपका 1200 घंटे से मैप किया जाएगा। मतलब 1200 घंटे की पढ़ाई आपकी क्लास 6 से शुरू हो जाएगी। तो हर साल आपको 0.33 बढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। तो क्लास 6 में आपको 1.33 रहेगा। 1.3, अब ये 40 कहाँ से आया? तो 1200 आवर्स को डिवाइड करोगे 30 से, तो एक क्रेडिट पॉइंट मतलब 30, मतलब एक क्रेडिट पॉइंट मतलब 30। तो 1200 डिवाइडेड बाय 30, तो ये यहाँ पे हमारा 40 आ गया, ठीक है। तो एक साल में आपको मिनिमम कितना पॉइंट मिलेगा? तो वो मिलेगा क्रेडिट पॉइंट 40, ठीक। अब क्योंकि ये जो लेवल है, लेवल 1 आपका क्लास 5 में था, तो क्लास 6 में 1.33 ऐड कर दिया गया। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 53 क्रेडिट पॉइंट्स जो है आपका एक्चुअल अर्निंग आपकी क्लास 6 के लेवल पे अगर आपने कोई प्रोग्राम किया है तो, ठीक। क्लास 7 से अगर आप देखोगे तो उसमें 33 में ऐड कर दिया गया है 0.33, मतलब 0.34 और ऐड कर दिया गया है। तो ये 1.67 आ गया। 1.67 इंटू 40, तो ये 67 क्रेडिट पॉइंट्स आपके इस साल आ गए, ठीक। अब नेक्स्ट जो माइलस्टोन है वो आपका क्लास 8th है।
पहला माइलस्टोन था आपका क्लास 5, सेकंड है 8th। तो सेकंड में आपको पूरा फुल पॉइंट नंबर मिलता है, वो है 2। सेकंड लेवल पे अगर आप कोई प्रोग्राम कर रहे हो, तो सेकंड लेवल का अगर आपको कोई प्रोग्राम है, तो वो क्लास 8th के इक्विवेलेंट माना जाएगा। और क्लास 8th मतलब किसी भी स्कूल बोर्ड से आप पढ़ो, या फिर किसी भी ओपन स्कूल से आप पढ़ाई करो, तो ये आपको लेवल 2 ही माना जाएगा। और लेवल 2 में 40 आवर्स का हमारा एक क्रेडिट, मतलब एक साल की पढ़ाई होती है। क्रेडिट पॉइंट मिलता है 1200 घंटे डिवाइडेड बाय 30, तो 40 आया, 40 इंटू 2। तो आपका क्रेडिट पॉइंट जो है यहाँ पर आपका 80 हो गया, है ना। मतलब एक साल में आपने 40 किया, और ये आपने टोटल आपका ये जो 40 से है वो आपके लेवल से मल्टीप्लाई होगा हमेशा। लेवल से मल्टीप्लाई होने के बाद में एक्चुअल जो आपको मिला है वो आपका अक्यूमुलेटेड वाला जो रहेगा वो रहेगा आपका 80 क्रेडिट पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लास 8th तक के हम यहाँ पर अभी देख चुके हैं, प्री प्राइमरी से क्लास 8th तक के। अब 9th में हम आगे बढ़ते जाएंगे। नीचे से ऊपर जा रहे हैं, नीचे देखेंगे क्लास 9th आई। तो क्लास 9th 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 40, टोटल पॉइंट आपका जो होगा वो आपका कहाँ से, टोटल पॉइंट क्या हुआ आपका 100। ठीक है, अब ये 9th आप कहाँ कहाँ से कर सकते हो? किसी भी सीबीएसई से पढ़ सकते हो, किसी भी स्कूल बोर्ड से पढ़ सकते हो, या फिर ओपन स्कूल से पढ़ सकते हो। ठीक, तो ये कुछ भी पढ़ाई करो, कहीं से भी पढ़ो, किसी भी बोर्ड से आप पढ़ाई करो। 9th अगर आपने किया तो आपका मतलब आप 2.5 लेवल पे हो, और आपने एक साल में 40 घंटे की ही 40 क्रेडिट पॉइंट ही अर्न किए हैं। एक साल में 1200 की पढ़ाई करिए, इसके बाद आप जितना भी पढ़ोगे 1200 घंटे की ही पढ़ाई करोगे हर साल। ठीक है, तो ये 2.5 इंटू 40, और ये आ गया आपका 100। ठीक है, अब अच्छा, 9th का मतलब और भी क्या हो सकता है? 9th का मतलब और भी क्या हो सकता है? 8th का मतलब क्या होता था? सिर्फ 8th। 9th के इक्विवेलेंट और कौन कौन से कोर्स है? अगर किसी ने 8th के बाद में एक साल की आईटीआई कर ली, एनटीसी जिसको आप एनटीसी या एनएसी बोलते हैं, है ना। किसी ने 8th के बाद में पढ़ाई छोड़ दी, उसने एक साल का एनटीसी या एनएसी में एडमिशन ले लिया, किसी भी आईटीआई के डीजीटी के कोई कोर्स में एडमिशन ले लिया और एक साल की पढ़ाई कर ली, तो वो क्या कंसीडर किया जाएगा? वो 9th के इक्विवेलेंट कंसीडर किया जाएगा। दूसरा, किसी एक कैंडिडेट ने 8th की पढ़ाई करी, 8th के बाद एनएसक्यूएफ लेवल मतलब शॉर्ट टर्म कोई कोर्स कर लिया, एनएसक्यूएफ लेवल 2.5। अगर किसी ने शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, एसटीटी का मतलब है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, यहाँ पे जो ये एसटीटी लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग। अगर किसी ने एनएसक्यूएफ लेवल 2.5 कर लिया, है ना, मतलब एक कोर्स था जो 2.5 लेवल का था, तो 8th के बाद अगर किसी ने 2.5 लेवल का कोई कोर्स कर लिया, तो भी वो 2.5 का माना जाएगा, और मतलब वो लेवल 2.5 का ही कंसीडर किया जाएगा, और वो 9th के इक्विवेलेंट माना जाएगा। ठीक है, 9th नहीं पढ़ी है उसने, 8th के बाद उसने 9th नहीं पढ़ी, 9th पढ़ ली तो 9th हो गया। अगर 9th नहीं पढ़ी है और एक साल का एनटीसी या एनएससी कर लिया, तो भी वो 9th के बराबर माना जाएगा। या उसने शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग का जो एनएसक्यूएफ अलाइंड कोई कोर्स कर लिया 2.5 वाला, तो भी वो 9th के बराबर माना जाएगा। ठीक है, यहां से थोड़ा सा स्किलिंग, एक्सपीरियंस और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऐड होते जाएगी, अगर आप इस पे देखते जाओगे तो। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्ट, मतलब मजा आना शुरू हो गया है। अब 10th, 10th का मतलब क्या होगा?
अगर किसी ने 8th के बाद 2 साल का एनटीसी या एनएससी कर लिया तो मतलब वो 12th हो गया। सिंपल सी बात है, अगर वो 1 साल का एनटीसी या एनएससी करता है तो वो 9th होता है, तो वो 2 साल का अगर कर लिया तो वो इक्विवेलेंट टू 10th माना जाएगा। क्या माना जाएगा? इक्विवेलेंट टू 10th। या फिर एनएसक्यूएफ का शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग लेवल 3 का कोई प्रोग्राम कर लिया, तो 8th के बाद कोई लेवल 3 का प्रोग्राम कर लिया, लेवल 3 डायरेक्ट नहीं करेगा, 2.5 पहले करेगा फिर 3 करेगा, ठीक है, तो वो क्या माना जाएगा? 10th के इक्विवेलेंट माना जाएगा, ठीक है, और उसको लेवल मिलेगा 3। इन सभी चीज का मतलब, इन सभी क्वालिफिकेशन का मतलब लेवल 3 ही है। लेवल 3 10th पास है तो भी वो लेवल 3 है। 8th प्लस 2 इयर्स एनटीसी या एनएससी कर लिया तो भी वो लेवल 3 है। और एनएसक्यूएफ लेवल 3 कर लिया है तो भी वो लेवल 3 है। मतलब इन तीनों में से कुछ भी हो, आप लेवल 3 पे ही हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे वाली बात नहीं आएगी जो कोई बोलता था ना कि ये तो 10th पास है, ये ज्यादा पढ़ा लिखा है। अगर कोई दिखा देता है कि लेवल 3 का सर्टिफिकेट मेरे पास भी है, तो लेवल 3 10th वाला भी लेवल 3 है और बाकी कोई भी दूसरा सर्टिफिकेट भी लेके आया जो लेवल 3 का है, तो वो भी लेवल 3 ही माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसको कितना टोटल पॉइंट मिलेगा? 40 पॉइंट उसके ऐड होंगे, और 3 into 4 मतलब 3 into 40, तो 120 उसका क्रेडिट पॉइंट अर्न उस साल हुआ है, मतलब जो टोटल आया है उसका, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट है? बिल्कुल बेझिझक कमेंट में आप पूछ सकते हो। जो मुझे जानते हैं पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उस पे रिप्लाई करूंगा। कोई भी डाउट है पूछ लो, क्योंकि ये अभी अपने को अगले कुछ साल तक के तो इसी फ्रेमवर्क में काम करना है। अगले कुछ साल मतलब अब नया फ्रेमवर्क जब तक के नहीं आता है तब तक के यही फ्रेमवर्क है जो कि चलेगा। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो फ्रेमवर्क बना था वो करीब करीब 15 साल से भी ज्यादा हो गया। तो आप मान के चलो ये फ्रेमवर्क कम से कम 10 से 15 साल के लिए बना है, और अगले 10-15 साल आपको इसी में ही बिताना है, ठीक। तो इसको समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब 11th में चीजें, बहुत सारी चीजें ऐड हो रही है ना। 11th में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर क्या है कि 10th के बाद 1 साल, या तो 11th वो स्कूल की स्कूल बोर्ड से पढ़ाई कर ले, यहाँ से कि वो सीबीएसई में पढ़ लिया या फिर ओपन स्कूल से या किसी भी स्कूल बोर्ड से पढ़ लिया, तो ये क्या माना जाएगा? 11th माना जाएगा। वो तो 11th पढ़ लिया तो 11th ही है। या कोई 10th पढ़ लिया है, 10th पढ़ चुका है, 10th के बाद 1 साल का एनटीसी या एनएससी या सीआईटीएस, सीआईटीएस मतलब आईटीआई में, आईटीआई में क्राफ्टमैन वाला अगर कोई 1 साल का कोर्स कर लिया, तो वो क्या माना जाएगा? वो भी 11th के इक्विवेलेंट माना जाएगा। या कोई शॉर्ट टर्म प्रोग्राम जो एनएसक्यूएफ स्किल वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होती है, अच्छा आईटीआई जो होता है वो लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, और शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होता है वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जो कि एनसीवीटी के अंदर में आता है, ठीक है। और आईटीआई डीजीटी के अंडर में आता है, जो कि एनसीवीटी के अंदर में आईटीआई आता है, और एनसीवीईटी के अंदर में शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम आता है ना। तो वो भी इक्विवेलेंट टू 11th माना जाएगा। 3.5, लेवल 3.5 का अगर कोई कोर्स कर रहा है, लेवल 3.5 का कोई कोर्स अगर कर रहा है, तो वो क्लास 11th के बराबर माना जाएगा। कोई दिक्कत अगर है तो बिल्कुल पूछ सकते हो आप लोग, है ना। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ पर भी 1200 घंटे मतलब 1 साल। इसके बाद जितनी भी साल आप पढ़ाई करो, जितनी भी साल आप पढ़ाई करो, वो सब आपका 1200 आवर्स को ही 1 साल माना जाएगा। अब क्लास 12th, क्लास 12th के बराबर कौन माना जाएगा?
या तो क्लास 12th वो यहाँ किसी से भी कर ले, या कोई डिप्लोमा कर ले। डिप्लोमा वोकेशनल पे अगर किसी ने डिप्लोमा किया है तो भी वो क्लास 12th के इक्विवेलेंट माना जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी है, बट ज्यादा नहीं है, है ना? तो अब यहाँ पे डिप्लोमा कहाँ से आ गया? कोई 10th के बाद में पॉलिटेक्निक करने चला गया। 10th के बाद पॉलिटेक्निक होती है, तो 10th के बाद में अगर वो पॉलिटेक्निक कर रहा है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा। तो अगर वो उसको डिप्लोमा मिल गया, तो डिप्लोमा मिल गया का मतलब ये है कि वो इक्विवेलेंट टू 12th माना जाएगा, है ना? जैसे कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो है, कुछ स्ट्रीम में 10th के बाद कोई पॉलिटेक्निक करके कर लिया है तो उसको डायरेक्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाता है। वो क्यों होता है? जबकि इंजीनियरिंग तो 12th के बाद में होना चाहिए, तो उसने 12th तो नहीं पढ़ा है, तो 12th नहीं पढ़ा है, पर 10th के बाद में पॉलिटेक्निक कर लिया था, इस वजह से डिप्लोमा कर लिया था, इस वजह से उसको इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंस है। अब तो ये तो 12th का हो गया। अब हमारे इधर आ जाते हैं हम, वोकेशनल एजुकेशन से इसको किस तरह से मैप किया जाएगा। तो 10th के बाद में अगर कोई 2 साल का एनटीसी किया है, एनएससी किया है, या सीआईटीएस किया है, इनमें से कोई भी प्रोग्राम कर लिया हो, किसी भी प्रोग्राम में 2 साल का प्रोग्राम कर लिया हो, तो वो क्या माना जाएगा? इक्विवेलेंट टू 12th। या एनएसक्यूएफ का 10th के बाद, ये 10th के बाद की बात कर रहा है, 11th के बाद की बात नहीं कर रहा है। 10th के बाद अगर कोई एसटीटी में शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग में लेवल 4 का प्रोग्राम कर लिया है, तो भी वो क्या माना जाएगा? वो तब भी क्लास 12th का कैंडिडेट माना जाएगा, या क्लास 12th इक्विवेलेंट माना जाएगा। ठीक है, तो ये 9, 10th, 11th, 12th के बारे में बात कर रहे थे हम यहाँ पे। 9, 10th, 11th, 12th, इसमें कोई दिक्कत? यहाँ लेवल 3 मिलेगा क्लास 10th में, क्लास 12th में लेवल 4 मिलेगा, है ना? क्लियर है? अभी यहाँ पर जो पॉइंट बढ़ रहे हैं वो 0.5 करके बढ़ रहा है। इससे पहले 0.33 करके बढ़ रहा था, ये इससे पहले आप देख रहे थे ना, तो वो अलग था, है ना? इस टेबल में किसी को कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल पूछ लो, है ना? कमेंट कर सकते हो, जो मुझे जानते हैं पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। तो आगे बढ़े। आगे आप क्या करेंगे? क्लास 12th के बाद क्या आएगा? क्लास 12th के बाद आएगा कॉलेज। कॉलेज की पढ़ाई करेंगे ना। हर कोई कॉलेज तो जाता नहीं 12th के बाद में, तो क्या क्या कर सकता है वो देखते हैं। तो अब यहाँ पर चीजें थोड़ी सी चेंज हो रही है। 4 year ऑफ यूजी विथ ऑनर्स, ऑनर्स विथ रिसर्च, बीई, बीटेक, और 3 year यूजी प्रोग्राम। यूजी प्रोग्राम जो है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, मतलब ग्रेजुएशन जो है, वो 2 प्रकार के हैं। आप इंजीनियरिंग में अगर देखोगे तो 4 साल में वो पढ़ते हैं, और अगर आप कुछ कॉमर्स के, ह्यूमैनिटी का, आर्ट्स का अगर प्रोग्राम देखोगे तो वो 3 साल में ग्रेजुएशन देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि किसी ने ग्रेजुएशन किया है, चाहे वो 3 साल वाली ग्रेजुएशन किया हो, या कोई 4 साल का यूजी प्रोग्राम विथ ऑनर्स, ऑनर्स अगर कोई करना चाहता है स्पेशल किसी एक चीज में, या किसी ने ऑनर्स के साथ में रिसर्च किया, रिसर्च लेके अगर पढ़ाई कर रहा है वो, या बीई किया है, या बीटेक किया है, इनके लिए क्या प्रोविजन है वो यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर वाले को क्या माना जाएगा? यूजी कोई भी हो, चाहे वो 4 साल वाला कर रहे हो या 3 साल वाला कर रहे हो, फर्स्ट ईयर तो फर्स्ट ईयर ही रहेगा हमेशा।
तो फर्स्ट ईयर वाले को क्या माना जाएगा? फर्स्ट ईयर इक्विवेलेंट कौन रहेगा? अगर किसी ने 10th किया है, 10th के बाद 3 साल का एनटीसी, एनएससी या सीआईटीएस किया है, मतलब 10th कर लिया, 10th 11th 12th और फर्स्ट ईयर वो पढ़ा नहीं है, मतलब वो फॉर्मल एजुकेशन उधर वाले से नहीं जा रहा है कि 10th के बाद उसने 11th 12th किया और 12th के बाद में यहाँ पे आया। 10th के बाद ये 3 साल का अगर कोई प्रोग्राम कर लेता है इनमें से कहीं से भी, तो उसको इक्विवेलेंट टू क्लास क्या माना जाएगा? कॉलेज का फर्स्ट ईयर। सिमिलरली क्लास 12th के बाद में ये कंडीशन 2 है। कंडीशन 1 थी कि 10th के बाद 3 साल, कंडीशन 2 ये है कि 12th के बाद 1 साल। 12th के बाद 1 साल क्या किया हो? एनटीसी, एनएससी या फिर सीआईटीएस, इनमें से कहीं से भी अगर उसने ये प्रोग्राम कर लिया 1 साल का, 10th के बाद 3 साल का और 12th के बाद में 1 साल का, तो वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर के बराबर माना जाएगा। या एनएसक्यूएफ शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग 4.5 लेवल का अगर कोई कोर्स है, अगर उसने उसको कर लिया, तो वो क्या माना जाएगा? वो माना जाएगा कॉलेज का फर्स्ट ईयर, क्योंकि इन सभी में, इसमें प्लस इसमें, उसको लेवल क्या दिया जाता है? लेवल 4.5। ठीक है, लेवल 4.5 अगर उसको मिला है तो वो क्या माना जाएगा? वो या तो 10th के बाद 3 साल, 12th के बाद 1 साल, या फिर 12th के बाद ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर। ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर, ये सब क्या है? लेवल 4.5 ही है। आप इनमें से कुछ भी बोलो या ये बोलो, ये सब 4.5 है। अब 4.5, और क्योंकि ये 1 साल 1200 घंटे का है, 1200 आवर्स का है, तो 1200 आवर्स इंटू 4.5, तो आपका उस साल क्या मिला? 180 का आपको क्रेडिट पॉइंट्स मिला। ठीक है, टोटल वाला कोई दिक्कत नहीं है। और इस समय इसको मिलेगा क्या? अब क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये बोलता है कि हम ये जो 4 साल की पढ़ाई है, इन 4 साल की पढ़ाई को 4 अलग अलग भाग में हम डिवाइड कर दिए। ये 4 अलग अलग साल इंडिपेंडेंट कुछ ना कुछ हम उनको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री देंगे। ठीक है, तो पहले साल की पढ़ाई अगर कोई कर लेता है तो वो उसको क्या मिलता है? 1 साल की पढ़ाई, फर्स्ट ईयर का ग्रेजुएशन, उसको मिलेगा यूजी सर्टिफिकेट, अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। मतलब इनमें से कहीं से भी कुछ भी उसको मिल रहा है तो वो इक्विवेलेंट टू क्या है? यूजी सर्टिफिकेट। अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि क्लास जो ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर है उसके इक्विवेलेंट माना जाएगा। ठीक, अब सेकेंड माइलस्टोन जो आता है वो आता है अपना ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में, है ना? ग्रेजुएशन का सेकेंड ईयर का मतलब क्या हुआ? सेम चीज, इसमें +1 कर दो। 10th के बाद में 4 साल का कोई अगर एनटीसी, एनएससी या सीआईटीएस का प्रोग्राम कर लिया, या 12th के बाद में 2 साल का कर लिया एनटीसी, एनएससी या सीआईटीएस, या एनएसक्यूएफ का कोई लेवल 5 का शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम कर लिया। मतलब किसी ने 12th किया और या कोई लेवल 5 का प्रोग्राम कर लिया, तो लेवल 5 का अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग का प्रोग्राम कर लिया, लेवल 5 डायरेक्ट तो मिलेगा नहीं। लेवल 5 करने के लिए पहले 4.5 करना पड़ेगा, उससे पहले 4, उससे पहले 3.5 करना पड़ेगा, तब वो जाके यहाँ पे ये वाला सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, तो उसको लेवल 5 का सर्टिफिकेट मिलेगा या डिप्लोमा मिलेगा। लेवल 5 40 घंटे का है, 40 इंटू 5 200, उसको क्या मिलेगा? यूजी डिप्लोमा मिलेगा। यूजी डिप्लोमा मिलेगा, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा। पहले साल में सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर में डिप्लोमा मिलेगा। मतलब ये है कि अगर इसके बाद कोई पढ़ाई नहीं करता है तो वो ये नहीं बोल सकता कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी है। मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी है, मैंने सिर्फ डिप्लोमा वाला किया है। किसी ने फर्स्ट ईयर के बाद में अगर आगे की पढ़ाई नहीं की है तो वो क्या बोलेगा? मैंने सर्टिफिकेशन प्रोग्राम किया है, मैंने ग्रेजुएशन में सर्टिफिकेशन प्रोग्राम किया है, मैंने
ग्रेजुएशन का डिप्लोमा प्रोग्राम किया है, ठीक है। और अगर कोई 3 साल पूरी पढ़ाई कर लेता है तो उसको डिग्री मिलेगी, यूजी डिग्री या बीवोक या बीएससी इंजीनियरिंग, ठीक है। तो डिग्री तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, जैसे 3 साल का जो डिग्री प्रोग्राम है, चाहे आप बीसीए ले लो, बीबीए ले लो, बीकॉम ले लो, बीए ले लो, ये सब, या बीएससी ले लो, ये सब 3 साल के डिग्री प्रोग्राम थे, है ना। बट इसमें एक नया चीज देख रहे हो आप, बी वोक। ये बी वोक क्या है? बैचलर ऑफ वोकेशन। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होते हैं वो सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग नहीं होती है। ये जैसे यहाँ पे एसटीटी लिखा हुआ है ना, तो ये सिर्फ एसटीटी नहीं है, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग नहीं है। इसके साथ साथ में बहुत सारे शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम को मिला के 3 साल का अगर कोई बनाते हैं और उसको यूनिवर्सिटी से अप्रूव करवा लेते हैं, यूनिवर्सिटी से अप्रूव करवा लेते हैं, तो वो प्रोग्राम कौन सा बन जाता है? बैचलर ऑफ वोकेशन या वोकेशनल बीवोक प्रोग्राम बन जाता है। अब बीवोक प्रोग्राम जो बनता है, बीवोक प्रोग्राम की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बहुत ज्यादा होती है, थ्योरेटिकल ट्रेनिंग बहुत कम रहती है। मतलब 70% काम जो रहेगा वो आप प्रैक्टिकल करके सीखोगे, या 70% लर्निंग जो होगी आपकी, या तो आप किसी इंडस्ट्री में जाके काम कर रहे हो, या तो कोई प्रैक्टिकल लैब में परफॉर्म कर रहे हो। थ्योरेटिकल नॉलेज सिर्फ 20-30% रहता है। जबकि बाकी डिग्री प्रोग्राम में क्या है, मैक्सिमम प्रोग्राम जो है वो क्लासरूम ट्रेनिंग है। क्लासरूम से बाहर बहुत कम लेके जाते हैं, बहुत बहुत कम, क्या बहुत कम, मतलब एक आध विजिट अगर कहीं किसी कॉलेज वाले लेके चले गए इंडस्ट्री में तो बहुत हो गया। मतलब बहुत ज़्यादा आउटिंग नहीं होती है। पर यहाँ पर जो है प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग कराई जाती है, काहे में? बीवोक में। बीवोक प्रोग्राम जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, और सभी यूनिवर्सिटी में, सभी कॉलेज में ये प्रोग्राम अवेलेबल भी नहीं है ना। पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और भविष्य में इस तरह के प्रोग्राम बहुत ज़्यादा पॉपुलर होंगे, ये मेरा मानना है। और मेरा क्या, बहुत सारे लोगों का मानना है, क्योंकि प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग की अभी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। क्योंकि लोग पढ़ाई करके आगे तो आ जाते हैं, बट उसके बाद में उनको काम करने के लिए कुछ दिया जाए तो वो कोई भी काम को करने के लिए इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं होते। तो उसके लिए उनकी कैपेसिटी को, प्रैक्टिकल कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में उनको, या प्रैक्टिकल पे उनको ज़्यादा फोकस किया जाएगा, तब वो बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है वो बीवोक बहुत अच्छी करवाता है। बीवोक में मैक्सिमम जो रहता है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ लेवल 3, लेवल 5.5। अगर ग्रेजुएशन का थर्ड ईयर अगर कंप्लीट कर लिया है तो उनको डिग्री मिलेगी, या तो इनमें से कोई एक आध डिग्री मिलेगी, या फिर वो इसके इक्विवेलेंट अगर कोई पढ़ाई किया है तो भी वो क्या माना जाएगा? ग्रेजुएशन का के लेवल का माना जाएगा। 10th के बाद 5 साल पढ़ा हुआ है, 12th के बाद 3 साल, या फिर एनएसक्यूएफ लेवल 5.5। एनएसक्यूएफ लेवल 5.5 कर लिया तो वो किसके बराबर है? एक ग्रेजुएट के बराबर है ना। मतलब किसी ने वेल्डिंग में 5.5 का अगर सर्टिफिकेट ले लिया तो वो क्या माना जाएगा? वो माना जाएगा ग्रेजुएट के बराबर, क्योंकि ग्रेजुएट को भी 5.5 का लेवल मिल रहा है, और एनएसक्यूएफ लेवल 5.5 जिसने किया उसको भी 5.5 का ही मिल रहा है। तो दोनों एक बराबर हुए। यहाँ इक्विवेलेंस मैप करिए, आप चेक करिए कि ग्रेजुएशन और शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग का 5.5 दोनों एक लेवल पे है, क्योंकि दोनों लेवल 5 पे ही है ना। तो यहाँ पे 5.5, 40 आवर्स एक साल का मल्टीप्लाइड बाय 5.5, तो 220 आपका टोटल क्रेडिट पॉइंट्स आया। क्लियर है? अब नेक्स्ट, कई डिग्री प्रोग्राम जो है वो 4 साल के हैं, जैसे इंजीनियरिंग के हैं, या फिर अगर किसी को डिग्री प्रोग्राम के साथ में ऑनर्स लेना है ना, तो अगर ऑनर्स प्रोग्राम कर रहा है तो वो 4 साल पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो 4 साल वाला अगर कोई कर रहा है तो
वो लेवल 6 में मैप किया गया है। किस पे किया गया है? लेवल 6 पे। और लेवल 6 का मतलब क्या है? अब यहाँ पर 10th और 12th के बाद वाली बात नहीं आती है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोग्राम कोई होता नहीं है ना, आईटीआई में या बाकी जगहों पे। तो यहाँ पे डायरेक्ट सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि या तो वो 4 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम करे या पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में रहे, या तो चौथे साल यूजी प्रोग्राम के फोर्थ ईयर में रहे, ऑनर्स वाले में या विद रिसर्च, या फिर बीई कर रहा हो, या फिर वो पीजी का फर्स्ट ईयर हो। क्योंकि जो 3 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम कर लिया है तो वो तो एलिजिबल हो गया ना पीजी करने के लिए। तो पीजी करने के लिए तो पीजी का फर्स्ट ईयर जो होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन का जो फर्स्ट ईयर है, वो भी बीई के फोर्थ ईयर के बराबर माना जाएगा। ठीक है? या उसको लेवल 6 से मैप किया जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे बात एक ये वाली जो एक्स्ट्रा आ रही है, पीजी का फर्स्ट ईयर। बाकी सारी चीजें हम देखते आ रहे थे, थर्ड ईयर हो गया, फोर्थ ईयर चलो समझ में आता है कि बीटेक वगैरह है, बीटेक है या बीई है, तो वो यहाँ पर फोर्थ ईयर में आ गया। बट जो 3 साल कंप्लीट कर चुका है तो पीजी के फर्स्ट ईयर में भी जा सकता है। तो पीजी के फर्स्ट ईयर में जो जाएगा, जो पीजी के फर्स्ट ईयर में जाएगा, वो क्या माना जाएगा? वो भी लेवल 6 के इक्विवेलेंट माना जाएगा। ठीक है? और यहाँ पे असेसमेंट स्टेज क्या है? तो यूजी डिग्री प्रोग्राम है, ये है, बीटेक है, बीई है। तो ठीक है, पीजी का डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा भी करते हैं कई लोग। ठीक है, तो पीजी डिप्लोमा या पीजी का फर्स्ट ईयर दोनों ही एक बराबर है। ये सब किस में आ रहे हैं? ये सब लेवल 6 पे है। ये सारी चीजें, इनमें से कुछ भी करो, आपको कौन सा लेवल माना जाएगा? किस लेवल का आपको माना जाएगा? लेवल 6 का माना जाएगा। ठीक है? कोई दिक्कत? प्लीज कमेंट। अब लास्ट स्टेज जो है इसका, वो है पीजी का पोस्ट ग्रेजुएशन का 1 और 2, मतलब पीजी का फर्स्ट ईयर और पीजी का फाइनल ईयर। ठीक है? तो पीजी का इससे पहले हमने देखा लेवल 6 था। अगर कोई 6.5 लेवल पे आना चाहता है तो एनएसक्यूएफ लेवल 6.5 का ही उसको करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एकेडमिक ग्रेड से अगर हम उसको कंपेयर करें, एकेडमिक ग्रेड से अगर उसको हम कंपेयर करें, तो वो कहां पे आएगा? पीजी का सेकेंड ईयर। पीजी जो जो पर्सन 3 साल का ग्रेजुएशन कर रहा है, तो वो इस लेवल पे पीजी के सेकेंड ग्रेड पे आ जाएगा, मतलब सेकेंड ईयर पे आ जाएगा। और इंजीनियरिंग या एमटेक कर रहा है कोई, तो वो उसका पीजी फर्स्ट ईयर होगा, क्योंकि वो तो 4 साल की इंजीनियरिंग कर रहा है। और किसी ने अगर 3 साल के बाद अगर करा तो ये उसके सेकेंड ईयर में आ जाएगा। ठीक है? क्लियर है ना? पीजी का सेकेंड ईयर जो 3 साल का डिग्री प्रोग्राम किया है वो आएगा, और पीजी का फर्स्ट ईयर जो 4 साल का डिग्री प्रोग्राम किया है वो आएगा। ठीक? अब इसको हमारे एजुकेशन लेवल पे अगर मैप करें तो पीजी पीजी डिग्री प्रोग्राम, तो यहाँ तो पोस्ट ग्रेजुएट हो ही चुका है अगर ये लेवल 6.5 है तो। या फिर एमवोक, जो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना, बीवोक एमवोक, बीवोक जो है वो 3 साल का ही प्रोग्राम है। एमवोक जो है वो 2 साल का प्रोग्राम है, तो 5 साल हो गया उसको 12th के बाद। तो यहाँ पर भी 5 साल 12th के बाद वाली बात चल रही है। ठीक? या फिर एमएससी इंजीनियरिंग जो कर रहा है, जो एमएससी, बीएससी भी 3 साल का प्रोग्राम है। बीएससी 3 साल प्लस 2 साल एमएससी का, तो टोटल 5 साल हो गया। तो यहाँ पे ये वो प्रोग्राम आ रहे हैं जो 12th के बाद 5 साल में पीजी कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे वो लोग आ रहे हैं, यहाँ पर भी वो 5 साल कंप्लीट कर चुके हैं, बट यहाँ पे इंजीनियरिंग जो कर रहा है, जो 4 साल की डिग्री प्रोग्राम किया है, तो उसके लिए फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग रहेगा, फर्स्ट ईयर ऑफ एमटेक या एमई होगा। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है।
हो तो प्लीज पूछ सकते हो आप। अब लेवल 7 जो है वो कौन होगा? लेवल 7 या तो वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का लेवल 7 किया हुआ हो। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, अच्छा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में ना बहुत सारे प्रोग्राम है, बहुत सारे मतलब बहुत ज्यादा सारे प्रोग्राम है जो लेवल 6, लेवल 6.5, 7 इस लेवल पे भी आए हुए हैं। तो किसी ने अगर लेवल 7 कर लिया तो मतलब वो पोस्ट ग्रेजुएट के बराबर माना जाएगा। ठीक है। और वोकेशनल ट्रेनिंग 36 अलग अलग सेक्टर्स पे दिए जा सकते हैं। किसी भी सेक्टर पे कोई भी प्रोग्राम आप कर लो लेवल 7 का अगर आपने किया तो यू विल बी कंसिडर्ड कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है। ठीक है। या फिर जो पीजी का इंजीनियरिंग का, यहाँ पे पीजी इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर है तो यहाँ पे इंजीनियरिंग का सेकेंड ईयर होगा। वो जो इंजीनियरिंग का मतलब 6th ईयर की वो पढ़ाई चालू कर रहा है, यहाँ तक कि वो 5th ईयर की पढ़ाई कर रहा था, ये 12th के बाद 6th ईयर की पढ़ाई चालू हो रही है यहाँ पे। ठीक है। इस पे भी 40 आवर्स मिलेगा, ये 40 क्रेडिट मिलेगा और मल्टीप्लाई करोगे आप 7 से तो 280 आपका क्रेडिट पॉइंट्स अर्न हुआ है। ठीक है। ये एमटेक के सेकेंड ईयर या इंजीनियरिंग के पीजी डिग्री के बराबर माना जाएगा। ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं है? अब इसके बाद लेवल 7 के बाद लेवल 8 मतलब बहुत बड़ी चीज। अगर किसी के पास में लेवल 8 का सर्टिफिकेट है या लेवल 8 का डॉक्यूमेंट है जो ये बताता है कि वो लेवल 8 है, मतलब उसको पीएचडी माना जाएगा। आप सोचो पीएचडी करने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। तो उस लेवल का वोकेशनल ट्रेनिंग में अगर किसी ने काम किया है या पढ़ाई की है या लर्निंग की है तो उसको लेवल 8 का सर्टिफिकेट मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। अभी हमारे देश में लेवल 8 का एसटीटी प्रोग्राम मेरी नॉलेज में मेरे को नहीं ध्यान आता है कि कोई होगा, है ना। तो अभी तो नहीं है, बट हाँ भविष्य में, क्योंकि एनएसक्यूएफ लेवल जो है वो अलग अलग सेक्टर्स पे डिवाइडेड है। अलग अलग सेक्टर्स जो है वो अपने अपने लेवल पे अलग अलग प्रोग्राम्स को बना रहे हैं। और हो सकता है कि आगे चल के ये बहुत कॉमन हो जाए कि लोग पीएचडी के बदले में लेवल 8 शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। क्योंकि सपोज 8 का मतलब क्या होगा कि मैंने किसी एक सब्जेक्ट में मास्टरी कर ली है, पीएचडी लेवल की चीजें पढ़ाई कर ली है, लर्निंग कर ली है ना। तो वो कब होगा कि अगर मैंने मान के चलो कि मैंने 10-15 साल किसी एक ही टाइप के काम को या एक ही फील्ड के काम को किया है तो मैंने तो उस पर मास्टरी कर ली। सपोज अगर मैंने ग्रेजुएशन के बाद में किसी ऐसी रिफाइनरी को ज्वाइन कर लिया जहां पे हाइड्रोजन बनाया जाता है या हाइड्रोजन बनाया जा रहा है, तो हाइड्रोजन बनाने की टेक्नोलॉजी जो धीरे धीरे करके डेवलप होती जा रही है। जब से मैं इंजीनियरिंग में एंट्री किया उसके बाद से मैंने जो जो और एडिशनल टेक्नोलॉजी आते गई मैं सीखते गया। क्योंकि अब तो स्कूल जाके पढ़ाई नहीं करते अपन। अगर काम धंधा चालू कर दिया आपने तो स्कूल या कॉलेज जाके तो आप पढ़ाई करोगे नहीं, बट आप लर्निंग तो आपकी कंटिन्यू है ना। तो आप नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई चीजें, नया नया मैनुअल पढ़ पढ़ के आप इक्विपमेंट को यूज करना सीखोगे, एफिशिएंसी अपनी भी बढ़ाओगे और मशीन की भी बढ़ाओगे। हो सकता है कि आप किसी ऐसे रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व हो जाओ कि हाइड्रोजन को किस तरह से बनाया जाए या किस तरह से स्टोर किया जाए, उसके स्टोरेज में, उसके बनाने के तरीके में, उसकी कॉस्ट को डाउन करने में आप कुछ कंट्रीब्यूट करो। तो जब आप इस लेवल की पढ़ाई करते हो या इस लेवल का काम करते हो, इस लेवल की रिसर्च करते हो, आप पीएचडी नहीं कर रहे हो बट रिसर्च कर रहे हो कि कॉस्ट कम हो, एफिशिएंसी बढ़े, स्टोरेज अपना स्टोर हम किस तरह के मेटल में करें, किस मेटल को किस तरह से यूज करें जिससे वो
वो बहुत लंबे समय तक के हम स्टोर कर पाएँ, उसको ट्रांसपोर्ट करने में अपन बहुत अच्छे तरीके से मदद कर पाएँ, या इस पे रिसर्च कर रहे हैं। तो ये जो आप काम करते करते रिसर्च कर रहे हो, ये आपको लेवल 8 का सर्टिफिकेट दिलवाएगा, है ना? क्या करवाएगा? लेवल 8 का सर्टिफिकेट, लेवल 8 का सर्टिफिकेट आपको दिलवाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो बढ़िया। तो हमने अभी देखा लेवल 1 से लेके लेवल 8 तक के की सारी चीजें, और उसका इक्विवेलेंस बाकी सारी वोकेशनल ट्रेनिंग से, CITS से, फिर इंजीनियरिंग से, 3 ईयर इंजीनियरिंग, 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम, वोकेशनल ट्रेनिंग से, वोकेशनल बीवो प्रोग्राम से, है ना? तो ये सब हमने अभी पिछले 3-4 स्लाइड्स में देखा। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? और मेरे ख्याल से ये अब आप लोग सभी को ये क्लियर होगा कि कौन सा लेवल मतलब किसके बराबर, है ना? तो अब इसके आगे हम देखते हैं। बहुत अच्छा है, इसके आगे की चीजें बहुत बढ़िया है, बहुत मजा आएगा। बहुत नई चीजें हैं, चीजें समझने में थोड़ा सा समय लग सकता है, पर 2-4 बार अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा इसको समझने में, सीखने में। ठीक है। और जो लोग ट्रेनिंग इंडस्ट्री में है ऑलरेडी, चाहे वो किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग में हो, स्कूल, कॉलेज, ITI, वोकेशनल ट्रेनिंग, वो सबके लिए ये NCRF जो है समझना सीखना बहुत जरूरी है। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको समझ में आ जाती है ये चीजें, तो आप बाकी सब लोगों को बताइए कि ये क्या है, पेरेंट्स को बताइए, क्योंकि ये पेरेंट्स अगर ये सारी चीजें समझ जाए तो वो अपने बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं कि वो उनके बच्चों को आगे क्या करना चाहिए। और सिर्फ स्कूल की पढ़ाई या कॉलेज की पढ़ाई के ऊपर फोकस मत दे, वो किसी और तरीके से भी अगर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कर लेते हैं या कोई और कर लेते हैं, तो भी वो 12th के बराबर, कॉलेज के बराबर माने जाएंगे इंडिया में, है ना? तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से कर रहा हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स की यही दिक्कत रहती है कि हमारा बच्चा पढ़ा नहीं है। अरे बच्चे को पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है, वो अगर उसका इंटरेस्ट किसी और चीज पे है तो आप उसको उसी चीज पे लगा के रखो, और उस पे उसकी मास्टरी करवाओ, और उसकी अगर उस पे मास्टरी हो गई तो वो ऑलरेडी उसी के इक्विवेलेंट माना जाएगा। ठीक है। कोई अगर दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट करो, पूछो। अगर मुझे पता होगा तो मैं बता दूंगा, अगर मुझे कुछ नहीं पता होगा तो मैं पता करके आपको बता दूंगा। ठीक है। चलो, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन है हमारा क्वेश्चन एंड आंसर का। आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रोग्राम मतलब प्रॉब्लम है, या कोई चीज ऐसा लगता है कि आपको कुछ पूछना है, तो आप मुझसे इस पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और itsthearo.com वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे भी आप बहुत सारे कोर्सेज है, प्रोग्राम है, वो अगर आप और अदर प्रोग्राम अगर आप करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जाके भी ये डिटेल्स वगैरह निकाल सकते हैं। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कुछ भी करना है, आप प्लीज़ कमेंट करिए। मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर करूँ। ठीक। तो चलो हम मिलते हैं फिर। अ, मेरा नाम आनंद मारू है, मैं ARO की तरफ से हूँ, वहाँ पे हेड रिसर्च और ट्रेनिंग के रूप में वर्क कर रहा हूँ, ट्रेनिंग डिवीजन में वर्क कर रहा हूँ, है ना? और मिलते रहेंगे हम, ऐसे बहुत सारे वीडियोस पे हम काम करते रहते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन से रिलेटेड जो हम बनाने वाले हैं, वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के ऊपर नेक्स्ट प्रोग्राम आने वाला है। ठीक है। चलो मिलते हैं, थैंक यू।